पलाश टोली, जहां सूरज डूबने का मतलब उजाले का जाना नहीं बल्कि उसका आना है। गांव के उस आखिरी कोने पर खड़ा हो जला हुआ आम का पेड़। वो पेड़ नहीं, एक कब्र है जो जिंदा है। गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें सुनाई दे। जैसे ही शाम की पहली अजान या मंदिर की घंटी बजती, घरों के दरवाजे ऐसे बंद होते जैसे कोई दुश्मन हमला करने वाला हो। लकड़ी के दरवाजों के चरमराहट और भारी जंजीरों के टकराने की आवाजें पूरे पलाश टोली में गूंज उठती। कोई खिड़की से बाहर नहीं झांकता। छोटे बच्चे डर के मारे अपनी मां का पल्लू कसकर पकड़ लेते थे। अगर कोई मासूम बच्चा उस पेड़ की ओर उंगली भी उठा दे तो मां उसकी उंगली मरोड़कर फुसफुसाती, पागल है क्या, हाथ नीचे कर। अगर उसने देख लिया तो वो तेरी आंखों के रास्ते तेरे शरीर में उतर जाएगी और तुझे खींचकर उस सड़ी हुई जमीन के नीचे ले जाएगी। तभी उसी खामोशी को चीरते हुए निलय का प्रवेश होता है। जीन्स शर्ट में, हाथ में जलती हुई टॉर्च और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसमें गांव का डर नहीं बल्कि शहर का भरोसा और घमंड साफ झलकता है। कमाल है, आप लोग आज भी उन सदियों पुरानी कहानियों से डरते हैं। विज्ञान चांद पर पहुंच गया और आप लोग एक मरे हुए पेड़ से डर रहे हैं। कोई डायन वाइन नहीं होती, सब मन का वहम है। पीछे से अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आता है। दिया झपकता है और बुझ जाता है। अंधेरे के भीतर एक आंख मोपिया बिंद की सफेदी से ढकी और दूसरी आंख अंधेरे में चमकती हुई बूढ़े भोला काका अपनी कांपती भर्राई हुई आवाज में कहते हैं, बेटा, विज्ञान सिर्फ उन्हें समझा सकता है जिनके अंदर धड़कता हुआ दिल हो। वो जिसे तुम अंधविश्वास कह रहे हो, वो पहले एक औरत थी। उसकी रगों में भी खून दौड़ता था, लेकिन जिस रात गांव वालों ने उसे उस पेड़ से बांध कर जलाया, उस रात उसके शरीर के साथ साथ इस गांव की दया भी जल गई। काका निलय के करीब आते हैं। उनकी आंखों की सफेदी निलय को डरा देती है। वो अब इंसान नहीं है निलय, वो एक भूख है और उसे शहर के पढ़े लिखे लोगों का मांस बहुत लजीज लगता है, क्योंकि उनका मांस डर के साथ साथ अहंकार से भरा होता है। रात को निलय अपने कमरे में लेटा हुआ था। खिड़की के बाहर लगे पुराने नीम के पत्तों की आपसी रगड़ उसे किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने जैसी लग रही थी। तभी गांव के दूसरे छोर पर राधा, जो अपनी बीमार मां के लिए तालाब से पानी लेने गई थी, रास्ते में रुक गई। हवा अचानक भारी हो गई। मेंढकों की आवाज बंद हो गई। राधा ने देखा जले आम के पेड़ के सामने एक लड़की खड़ी थी। कुछ ही पलों में वो लड़की धुएं में बदलकर गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अंधेरे में गूंजती रही। डर के मारे राधा का मुंह खुला रह गया, पर उसकी चीख बाहर नहीं निकली। सूरज उगा, पर पलाश टोली में उजाला नहीं हुआ। उस पुराने जले हुए पेड़ के नीचे गांव वालों की भीड़ जमा थी। मंजर ऐसा था कि मजबूत कलेजे वाले मर्दों ने भी अपनी आंखें मूंद लीं। राधा की लाश नहीं मिली थी, सिर्फ उसके टुकड़े मिले थे। उसके दोनों पैर घुटनों से अलग काटकर एक दूसरे के समानांतर रखे हुए थे, जैसे कोई क्रूर खेल खेला गया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां खून की एक बूंद भी नहीं थी, जैसे शरीर का सारा लहू किसी ने एक ही बार में सोख लिया हो। राधा की आंखें पूरी तरह फटी हुई थीं, लेकिन उनमें कोई पुतली नहीं थी, मानो पुतलियां आंखों से पूरी तरह गायब हो चुकी हों। डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे मरने से पहले उसने साक्षात मौत को अपनी ओर आते देखा हो।
पूरा गांव दहाड़े मार कर रो रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस लाश को हाथ लगाए। भोला काका दूर खड़े अपनी सफेद आंखों से उसी पेड़ की ओर देख रहे थे। निलय भीड़ के पीछे खड़ा था। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? ये किसी जंगली जानवर का काम है। कौन सा जानवर लाश को इस तरह सजा कर रखता है निलय? और कौन सी पुलिस उसे पकड़ेगी जो मिट्टी से पैदा होती है और हवा में गायब हो जाती है? ये माधवी का पैगाम है, खेल शुरू हो चुका है। निलय अब हंसा नहीं। उसके कानों में कल रात वाले काका के शब्द गूंज रहे थे। उसे शहर के पढ़े लिखे लोगों का मांस पसंद है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस पेड़ से कोई नजरें उसे घूर रही हैं। उस रात निलय ने ठान लिया कि वो सच को अपनी आंखों से देखेगा। वो चुपचाप घर से निकला और पगडंडी के किनारे एक पुराने बरगद के घने पेड़ के पीछे छिप गया। उस पेड़ की लटकती जटाएं उसे अंधेरे में ओझल कर रही थीं। वहां से वो जला हुआ आम का पेड़ साफ दिखाई दे रहा था। रात के ठीक 12 बजे थे। अचानक हवा का चलना बंद हो गया। झींगुरों का शोर एक पल में थम गया, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत पास आ रही हो। निलय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जिस पेड़ को बेजान समझ रहा था, उसकी जड़ों के नीचे से राख का एक बवंडर उठा और उसी काली धूल के बीच से माधवी खड़ी हुई, अपनी धधकती लाल आंखों और खून से सनी साड़ी के साथ। वो वैसी नहीं थी जैसी निलय ने कल्पना की थी। उसने लाल रंग की पुरानी साड़ी पहनी थी। उसका रंग मुर्दों की तरह राख जैसा सफेद पड़ चुका था। लेकिन सबसे भयानक उसकी आंखें थीं। वे काले गड्ढे नहीं थे, बल्कि खून की तरह धधकती हुई लाल आंखें थीं, जो अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके चेहरे पर ऐसी डरावनी शांति थी जो किसी को भी पागल कर दे। निलय का गला सूख गया। वो हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी माधवी रुकी और उसकी लाल आंखें सीधे उसी पेड़ की ओर मुड़ी जिसके पीछे निलय छिपा था। उसने अपना मुंह खोला। उसके चेहरे का मांस खींच गया और एक ऐसी हंसी गूंजी जो इंसान की आवाज ही नहीं थी। वो धीरे से फुसफुसाई, कितनी देर छिपकर देखेगा शहर के छोरे? माधवी को ढूंढ रहा था ना? ले, अब देख ले। माधवी की फुसफुसाहट निलय के कानों में किसी ठंडी छुरी की तरह चुभी। उसने बरगद के पेड़ के पीछे से निकला और पागलों की तरह गांव की पगडंडी की ओर भागा। उसने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा जैसे माधवी हवा में तैरते हुए उसके गर्दन के ठीक पीछे पहुंच चुकी है। निलय बदहवास होकर भोला काका की झोंपड़ी में जा घुसा। उसके माथे पर पसीना था और आवाज लड़खड़ा रही थी। काका, अभी मैंने उस जले हुए पेड़ के पास कुछ देखा। मैं बरगद के पीछे छिपा था, तभी उस ठूंठ जैसे पेड़ की राख से एक औरत बाहर निकली। उसकी आंखें वे अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो कौन है काका? आखिर उस जगह पर क्या हुआ था? काका की धुंधली आंखों में आज डर नहीं, बल्कि गहरा पछतावा था। उन्होंने ठंडी सांस ली और खिड़की के बाहर फैले उस घने अंधेरे की तरफ देखा और भारी आवाज में बोले, बहुत देर हो चुकी है निलय। पलाश टोली की ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, एक बेगुनाह के अरमानों की राख है। 25 साल पहले माधवी इस गांव की सबसे खुश मिजाज लड़की थी। उम्र यही कोई 25-26 रही होगी। उसकी शादी होने वाली थी। घर में खुशियां थीं, पर गांव के कुछ ताकतवर लोगों की नज़र उसकी ज़मीन और उसकी खूबसूरती पर थी। उन्होंने साजिश रची और पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि माधवी काली विद्या सीख रही है और गांव के बच्चों की बीमारी की वजह वही है। उस मासूम ने बहुत मिन्नतें की, अपने बूढ़े बाप की कसम खाई, पर भीड़ तो खून की प्यासी थी।
अपनी शादी के जोड़े में सजी माधवी को उसी आम के पेड़ से बांध दिया गया। जब आग की लपटें उसके लाल जोड़े को छूने लगीं तो वो रोई नहीं, वो बस अपनी जलती हुई आंखों से एक एक चेहरे को देख रही थी। काका की आंखों से आंसू बहने लगे। मरने से ठीक पहले उसने पलाश टोली को श्राप दिया कि जिस आग ने आज मेरे सपनों और मेरी डोली को जलाया है, वही आग इस गांव की हर खुशी को राख करेगी। मैं लौटूंगी अपनी इस अधूरी मौत और उजड़ी हुई खुशी का बदला लेने। उस रात माधवी नहीं मरी निलय, उस रात पलाश टोली का सुकून जलकर राख हो गया। काका ने थरथराते हाथों से निलय का कंधा पकड़ा और फुसफुसाए। जब किसी बेगुनाह को इतनी बेरहमी से जलाया जाता है तो मरने के बाद वो इंसान नहीं रहता। उसकी तड़प और नफरत मिलकर एक ऐसी बुरी शक्ति को जन्म देती है जिसका ना कोई दिल होता है, ना कोई ममता। काका की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, निलय, माधवी का प्रतिशोध अब गांव की सीमाओं को लांघ रहा है। निर्दोष गांव वालों और बच्चों की जान बचाने के लिए उसे अब रोकना ही होगा, वरना पलाश टोली में सिर्फ शमशान की राख बचेगी। अगली सुबह सूरज की रोशनी आज धुंधली थी। काका जानते थे कि ये काम अब साधारण इंसानों के बस का नहीं है। उन्होंने पास के पुराने मंदिर में रहने वाले एक अघोरी साधु को बुलवाया। साधु की आंखें अंगारों जैसी थीं। उन्होंने निलय को देखते ही कहा, वो सिर्फ एक रूह नहीं, 25 साल का जमा हुआ क्रोध है। उसे सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की हिम्मत चाहिए जो उसके खौफ की आंखों में आंखें डाल सके। रात के ठीक 12 बजे निलय, काका और साधु उसी जले हुए आम के पेड़ के पास पहुंचे। साधु ने जमीन पर नमक और सिंदूर का सुरक्षा घेरा बनाया। उन्होंने हवन की आग जलाई और मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक हवाएं तूफान में बदल गईं। सूखे पेड़ से काली राख उड़ने लगी और उसी राख के बवंडर के बीच से माधवी प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत और भयावह था और उसकी आंखें धधकते लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। साधु ने निलय को एक जलती हुई मशाल देते हुए चिल्लाकर कहा, निलय, डरो मत, इसे सीधे उस पेड़ की खोखली जड़ में मारो। यही इसकी शक्ति का केंद्र है। जैसे ही निलय जलती लकड़ी लेकर आगे बढ़ा, डायन की भयानक आकृति अचानक छोटी बच्ची के रूप में बदल गई। वही बच्ची जिसे निलय ने जंगल में देखा था। उस बच्ची का चेहरा मासूम था, पर आंखें अब भी माधवी की तरह दहक रही थीं। वो बच्ची रोती हुई आवाज में बोली, मुझे मत मारो अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप भी मुझे गांव वालों की तरह जला दोगे? निलय का हाथ कांपने लगा। उसके दिमाग में बच्ची की चीख गूंज उठी, जिसे उसने जंगल में सुना था। ये उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। साधु गरजे, निलय, ये उसका माया जाल है। ये माधवी है, बच्ची नहीं। ये तुम्हारे भीतर के दया भाव को जगाकर तुम्हें धोखा दे रही है। प्रहार करो। निलय ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी हिम्मत बटोरकर जलती हुई लकड़ी सीधे उस पेड़ के सीने में दे मारी। जैसे ही लकड़ी पेड़ से टकराई, बच्ची की मासूम आकृति फिर से भयानक डायन में बदल गई। वो एक ऐसी चीख के साथ फटी कि पेड़ के 2 टुकड़े हो गए। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। कुछ ही पलों में वो डरावनी आकृति धुएं में बदल गई और सिर्फ सफेद राख बची। उस रात पलाश टोली की वो आग बुझ गई और उसके साथ ही बुझ गया 25 वर्षों से धधकता हुआ प्रतिशोध। पलाश टोली की मिट्टी से मानो आज एक भारी बोझ उतर गया था। माधवी का प्रतिशोध तो पहले ही पूरा हो चुका था।
पर आज उसकी रूह को वो सुकून और मुक्ति भी मिल गई जिसका इंतजार वो बरसों से कर रही थी।